आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वेबिनार ऑफ आवर्स, और हम ये रिकॉर्डिंग सभी लोगों को पहुंचा सकते हैं जो आज किसी कारणवश हमारे ये वेबिनार में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट अस जॉइंटली वेलकम द स्पीकर फॉर टुडे. Very established, very well-known gynecologist, laparoscopic surgeon, and infertility specialist, Dr. Pradeep Ingle from Ahilya Nagar. So welcome Pradeep. Thank you so much. आपने आपका टाइम वेलकम। दिया हमें. Thank you very much, Karthik and Life Foundation, as well as Rotary for this opportunity. And I assure you, the upcoming one to 1.5 hours will add some value to everybody who is present here. So, should we begin? And it will not be a monologue kind of thing. It will be kind of a dialogue. So, Right. as far as possible, yes, as far as possible, I'll be try to keep the thing simple. जितना हो सके मैं उतना सिंपल सादी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा. एंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर आपको ऐसे लगता है कि ये मुझे चीज समझ में नहीं आई और आइदर आई वांट अ क्लैरिटी, तो वी कैन गो डीपर इनटू इट. ओके. राइट. तो हमने कैसे यस. स्ट्रक्चर किया इसे कि प्रदीप आप हिंदी में पूरा ये आपका प्रेजेंटेशन और ये लेक्चर डिलीवर करेंगे आधे घंटे, आधे पौन घंटे में. और फिर हमने एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है. तो सारे पार्टिसिपेंट्स, यस. पेशेंट्स आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि जनरल प्रैक्टिशनर्स भी आए हैं. तो दे वुड ऑल्सो वांट टू हैव सम डायलॉग विथ यू. तो दिस देन इट विल बी अ ओपन सेशन. ओके, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस यस. जो चैट पे आते हैं. तो I will represent them and then I'll ask you those questions also. यस. यस. दैट वुड तो बी गुड. सबके सर्वांच्या माहितीसाठी हा सेशन हिंदी मध्ये असणार. पर अगर आपको कोई मराठी में भी प्रश्न पूछने हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं. बस हमें कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली वगैरह नहीं आती है. तो बाकी आपको हिंदी में बात करना मुझे भी नहीं आती है. वो अपना अपना सब लोग समझ लेंगे। पड़ेगा. Okay, so just a brief introduction. My friend Pradeep Ingle is MS in gynecology and obstetrics, and he's a laparoscopic surgeon, a very famous fertility specialist and sonologist. और वो चीफ कंसल्टेंट हैं स्नेहदीप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहिल्या नगर से. एंड ही इज क्रिएटिंग अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ. और उनका बहुत सारा वीडियोस और क्या ब्लॉग्स आप इसमें भी देख सकते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी, जिसका इंफॉर्मेशन वो लास्ट में शेयर करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो शेयर द हॉस्पिटल नंबर विथ यू कि आगे कुछ आपको प्रश्न वगैरह पूछने हैं तो उनके आप ओपीडी आवर्स में उनसे अलग से मैसेज करके, पर्सनली मैसेज करके उनके असिस्टेंट के थ्रू आप संवाद भी कर सकते हैं. सो ओवर टू यू प्रदीप. मैं अभी आई जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन सो दैट वी कैन बिगिन. Yes. Yes, to begin with, myself, Dr. Pradeep Ingle, I practice as a gynecologist in city of Ahilanagar, Maharashtra. तो हम लोग आज दो तीन चीजों के बारे में फोकस करने वाले हैं. एक है पीसीओडी. पीसीओडी जो बहुत उसका हाइप अभी फिलहाल हो रहा है, और एक जिसके मिनट है बारे में प्रदीप. प्रदीप, कैन एवरीबडी सी माय स्क्रीन? क्या सबको वो प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? कार्तिक, पीकॉस इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी ऐसे वो होम स्क्रीन दिख रहा है अभी। होम स्क्रीन दिख रहा है ना? एक एक सेकेंड. बार हाँ, आगे आगे. एक जस्ट स्लाइड आगे पीछे करके देखा या परफेक्ट, परफेक्ट. ओके. तो यस. जस्ट या इट इज रनिंग। एंड ऑल्सो कार्तिक, एडमिन में से बाय डिफॉल्ट सबको जस्ट म्यूट पे डाल देना एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर प्रदीप। यस, जस्ट आई इन विल केस डू दैट. पार्टिसिपेंट्स डू नॉट रियलाइज कि उनका माइक्रोफोन ऑन है। यस, आई विल कीप डूइंग दैट. यस, यस. थैंक यू, यस। थैंक यू सो मच. यस. तो एम आई क्लियरली ऑडिबल? शुड बी स्टार्ट? यस, एब्सोल्युटली. यस. तो ये पीसीओडी पीसीओडी के बारे में हम लोग अभी बहुत सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ये बीमारी के बारे में, स्पेशली इन यंग फीमेल जो अभी नई नई उनके टीनेजर में अभी वो है, उनमें भी काफी दिखाई दे रहा है ये पीसीओडी. तो ये पीसीओडी क्या रहता है या पीसीओएस क्या रहता है? तो ये एक एक्रोनिम है. इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे. पॉली पॉली मतलब मल्टीपल. तो अगर आप ये सोनोग्राफिकल पिक्चर अगर आप देख पा रहे हो साइड में, तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6. तो ये जो चीज है, ये है एग्स जो हर लेडी के शरीर में बनते हैं.
तो नॉर्मली ये हर महीने में बनने चाहिए एक एक ओवरी में, और औसतन 8 से 10। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट में क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ एग्स है वो 10 बनने की बजाय 12, 15, 20, 25 वो एक साथ बनना चालू होते हैं। तभी आप सोचिए कि समझो एक घर में समझो 10 बच्चे हैं, और उस वो 10 बच्चों को खाने के लिए 10 रोटियां हैं, और उसी घर में समझो 10 की बजाय अगर 25 बच्चे आ गए और उनको भी 10 रोटियां खिलानी पड़े, तो फिर क्या हो जाएगा? उनका पेट नहीं भरेगा। तो एक सिंपल भाषा में इतनी अंडों की भीड़ हो जाती है शरीर में कि जो शरीर का मैकेनिज्म है अंडे अंडे बढ़ाने का, वो काम कर वो नहीं काम पाता कर नहीं पाता है। है। एंड फिर अंडे नहीं बढ़ पाते हैं, और एग रिलीज ना होने की वजह से ऐसे लेडी में पीरियड्स के प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी मुझे है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये 3 क्राइटेरिया है, अगर इसमें से कोई चीज आपको है तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी रह सकता है। तो फर्स्ट इज ऑलिगो और अनुविलेशन, मतलब अगर आपके अंडे कम बन रहे हैं या इनफ्रिक्वेंटली बन रहे हैं, आपके साइकिल्स अगर 35 डेज से आगे जा रहे हैं, या एक साल में आपको 9 से कम साइकिल पीरियड आ रहे हैं, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू डायग्नोज पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या रहता है? सिंड्रोम इज अ कॉन्ग्लोमरेशन, मतलब दो तीन चीजें अगर एक साथ जुड़ती है तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो ऐसे लेडी में अगला फीचर रहता है, उसको बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिमिया और या एंड्रोजेनिज्म। मतलब क्या? एंड्रोजन एंड्रोजन एज वी नो, दे आर मेल काइंड ऑफ हॉर्मोन्स। तो अगर लेडी के शरीर में अगर पुरुषत्व के तत्व बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लेडी में पॉलीसिस्टिक ओवरी रहता है। अभी पुरुष तत्व क्या है? जैसे कि चेहरे पे बाल आना, जैसे कि होठों के आगे बाल आगे दिखाई देना, या चेहरे पे पिंपल्स आना, चेहरा ज्यादा आपको ऑयली लगना। तो ये चीजें हैं, ये आपके शरीर की हाइपर एंड्रोजेनिमिया दिखाती हैं। और थर्ड क्राइटेरिया था जो सोनोग्राफिकल पिक्चर मैंने आपको बताया, कि अगर आपके अंडे शरीर में 12 से, करते कैन प्लीज टेक इट बैक प्लीज, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा वो सोनोग्राफी पिक्चर की तरफ जाएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि फर्स्ट इज आपके साइकिल्स अगर आगे पीछे हो रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको चेहरे पे ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं। थर्ड थिंग, अगर आपको बॉडी पे हेयर्स ज्यादा हो रहे हैं, आपको एक्ने हो रहे हैं, चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरा ज्यादा ऑयली हो रहा है, या मेल पैटर्न ऑफ आपका हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे कि चिन के ऊपर हेयर्स आ गए, यहाँ पे हेयर्स आ गए, या पेट की लाइन पे टमी पे हेयर्स आ गए, या आपको ब्रेस्ट के नीचे हेयर्स आ गए, तो ऐसे कंडीशन में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी रहने के चांसेस है। तो उस अगर आप ऐसी कंडीशन खुद को पाते हो कि मुझे भी ये सिम्टम्स है, तो आपको आपकी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है। फिर वो आपकी एक सोनोग्राफी एग्जामिनेशन करेंगे, और उसमें हमें ये पिक्चर दिखाई देगा। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी 2 क्राइटेरिया आपको अप्लाई होते हैं, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी रहने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज कर। तो अभी ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जरूरी क्यों है? तभी एज वी ऑल नो, हमारे इंडिया में काफी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इंसिडेंस काफी बढ़ रहा है। तो विद डिफरेंट स्टडी, एक औसतन ऐसे पाया गया है कि कुछ पॉपुलेशन में 5 से मैक्सिमम 27% तक इंसिडेंस इसका पाया गया है। मतलब अगर यंग एज फीमेल आप पकड़ते हो, तो 4 में से 1 लेडी को ये अभी पॉलिसिस्टिक ओवरी हो रहा है। अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एज वी ऑल नो, फीमेल्स आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर ब्यूटी। उनका चेहरा वगैरह, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि फीमेल्स ने अच्छा दिखना चाहिए। तो ये आपकी फीमेल का जो दिखने का जो ढंग है उसको पूरी तरह से बदल देता है। लेडी के शरीर में पुरुषत्व आ जाते हैं। तो इट यूजली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड सच वुमेन दे गो इनटू डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग। तो यस, डेफिनेटली इट इज ऑन राइट। सेकंड थिंग, इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्ड थिंग, ये बीमारी जरूरी क्यों है? इट अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि अ, अगर आपके एग्स नहीं बने तो 2 चीजें होंगी, एक तो आपको पीरियड इरेगुलर होंगे, और अगर एग ही नहीं बने तो फिर आपको प्रेगनेंसी में रहने में दिक्कत होगी। तो ये बीमारी जरूरी इसके लिए भी है समझना, क्योंकि ये आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज कम करेगी।
And fourth and very important thing is apart from reproduction, it is a harbinger of a chronic disease. मतलब जो लेडी को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ये लेडी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इनमें बेसिकली हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन करके हार्मोन आती है शरीर में, ये इंसुलिन को काम करने को ये बीमारी अवरोध तैयार करती है, मतलब इंसुलिन को काम करने नहीं देती है। और अगर ऐसी चीज चलती रही तो 35-40 के बाद में ऐसे लेडी में ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऐसे लेडी में डायबिटीज टाइप 2 हो सकता है, ऐसे लेडी स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस होने को प्रोन होते हैं, ऐसे लेडीज डिसलिपिडीमिया मतलब ब्लड में जो अपने लिपिड्स करके एक चीज रहती है मतलब फैट, उसमें डिसरेगुलेशन बनता है, और ऐसे लेडी आगे जाके हार्ट अटैक आने को भी प्रोन होते हैं। मतलब ये जो बीमारी है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, it affects overall your quality of life as well as your health also। ठीक है, तो ये बीमारी समझना इसके लिए जरूरी है। इसका इंसिडेंस अभी बढ़ रहा है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ब्यूटी को कम कर देगी, आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज को कम कर देगी। और अगर आप ये बीमारी को जड़ से ठीक करने की कोशिश नहीं करते हो तो जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको ब्लड प्रेशर शुगर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। कभी ये बीमारी क्यों होती है, कॉज क्या है, कि कैसे है, अभी ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है कि बाबा पॉलीसिस्टिक ओवरी के जनरली फेशियल प्रोफाइल कैसे रहता है। अगर आप ये लेडी को देखोगे तो उनको चिन के नीचे काफी सारा फैट आपको दिखाई देगा, होठों के ऊपर चेहरे पे काफी सारे बाल आपको दिखाई देंगे, और जैसे आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा मेल काइंड ऑफ उनका लुक हो गया है। तो ऐसी चीज दिखाई देगी अगर आपको सीवियर पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो जब हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बीमारी होती क्यों है, तो अगर एक सिंपल शब्द में बोला जाए तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं कि ये क्यों होता है, बट देर आर फ्यू थेरीज कि ये हमें बताते हैं कि ये बीमारी किसको होती है। अभी देर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, वन इज जेनेटिक हिट एंड सेकंड इज एनवायरमेंटल हिट। जेनेटिक हिट मतलब क्या है कि ये बीमारी जीन्स से आती है, मतलब अगर मेरी मदर को ये पॉलीसिस्टिक ओवरी था, या मेरी सिस्टर को था, या सिस्टर को है, तो मुझे भी होने के काफी चांसेस है। एग्जैक्ट जेनेटिक लोकस वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फ्यू जीन्स डेफिनेटली प्ले अ रोल हियर। अभी ये जो लेडी जेनेटिकली प्रोन है, जिसको ऑलरेडी ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरी के जीन्स मिले हैं, अगर उसने लाइफस्टाइल गड़बड़ कर दिया तो उसमें ये बीमारी मैनिफेस्ट हो जाएगी। अभी लाइफस्टाइल गड़बड़ी क्या है कि जैसे अभी विथ मॉडर्न इरा एवरीबडी इज प्रेफरिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, किसी को कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे पुराने जमाने में होता था, हम लोग खेत में जाते थे, खेत जोतते थे, बहुत सारे कष्ट करने पड़ते थे। उसके हम लोग और पीछे जाएंगे तो हमें हंटिंग के लिए जाना पड़ता था, तो लाइफ वाज नॉट दैट इजी। और हमारे जीन्स इसके लिए बने हैं कि उस टाइम पे पता नहीं था कि कितना खाना मिलेगा। तो व्हाट बॉडी ट्राइज टू डू इज, हमें जब भी खाना मिलेगा बॉडी उसका फैट बना देगी, ताकि अगर फेमिन आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे 2-4 दिन खाना नहीं मिला, तो आई कैन सर्वाइव। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो जीन है वो आपके शरीर में एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपकी मदद करेगा। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो लेडीज है, जब बहुत एकदम दुर्धर चीज रही होगी दुनिया में कि खाना ही नहीं है, तो ऐसे लेडी ने उस टाइम पे सस्टेन किया। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ऐसे था जिसने बहुत सारा फैट कॉन्जर्व किया था। और इसके लिए ये जो जीन है धीरे धीरे अभी पेनिट्रेट हो गया। लेकिन अभी विथ मॉडर्न ईरा अभी वो हम लोगों को हंटिंग जाना नहीं पड़ रहा है, हम लोगों को सारा खाना प्लेट पे मिल रहा है, भी टेबल पे मिल रहा है, क्या करेंगे हम। लेकिन ये जीन अभी भी फिलहाल एक्टिव है। तो सफी भाई ने सुनो ना निकालना। सफी भाई ने प्लाट लिया हमारे सभी लिए। हेलो। हाँ हाँ So बस what the gene is trying to do is it is trying to conserve energy for us, और फिर हम लोग फैट होते जाते हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का इसमें रोल है। यह स्ट्रेस डेफिनेटली एड्स, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ज्यादा शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज विथ मॉडर्न लाइफस्टाइल एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इनटेक, जो हम लोग खा रहे हैं अभी, पिज्जा, वड़ा पाव, बर्गर, समोसा, दाबेली, ये सारी चीजें, द थिंग्स विच कंटेन एम्प्टी कैलोरीज, फिर वो क्या हो जाता है कि एम्प्टी कैलोरीज तुरंत शरीर में हमारे बनना चालू होती है, और फैट पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट में टिपिकली टमी के ऊपर आपको ये फैट काफी दिखाई देगा।
नेक्स्ट प्लीज। तो एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, और ये जेनेटिक हिट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और अभी हो क्या जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि पहली चीज होती है एंड्रोजन एक्सेस, शरीर में पुरुष तत्व बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको पाएंगे आपकी मेल पैटर्न ऑफ ओबेसिटी आपकी बनेगी। मतलब क्या कि मेल्स में टिपिकली आप इंडियन मेल्स में देखोगे कि उनका टमी पे ज्यादा फैट रहता है। तो ऐसे ही फैट बनना चालू हो जाएगा फीमेल्स के शरीर के ऊपर। सेकेंड थिंग, देयर वुड बी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे ज्यादा हेयर्स आएंगे, यहाँ पे ज्यादा हेयर्स आएंगे, ब्रेस्ट के नीचे या अम्बिलिकस के जो आगे या पीछे का भाग रहता है वहां पे आपको टर्मिनल हेयर ग्रोथ होगा। अपने शरीर में दो टाइप के हेयर्स होते हैं, एक रहता है वेलस हेयर, मतलब जो बच्चों के शरीर में हेयर्स होते हैं एकदम महीन नाजुक, और दूसरे रहते हैं टर्मिनल हेयर, मतलब अगर अडल्ट आप मेल देखते हो तो जैसे कि ये हेयर से, बियर्ड के हेयर से, तो दीज आर टर्मिनल हेयर। तो टर्मिनल हेयर कन्वर्जन होता है, वेलस हेयर आर कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल हेयर, मतलब जो नाजुक बाल है वो एकदम सख्त हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। तो ज्यादा एंड्रोजन बढ़ने के कारण आपके शरीर पे एक्ने बन जाते हैं, मतलब ऐसे पिंपल्स बन जाते हैं, और मेल काइंड ऑफ बाल्डनेस भी आता है, मतलब महिलाओं में भी थोड़े से हेयर कम आपके हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू अनओव्यूलेशन, मतलब अंडे बनना बंद हो जाता है। एक्नेथेकोसिस नाइग्रिकन्स, मतलब जो इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट रहेंगे आप उनका अगर आप गला देखेंगे तो वहां पे आपको एक ब्लैक लाइन दिखेगी, इसको बोलते हैं एक्नेथेकोसिस नाइग्रिकन्स। तो आपको स्किन टैग दिखाई देंगे, छोटे 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 ऐसे पिंपल काइंड ऑफ स्किन पे दिखाई देंगे, एंड देयर वुड बी अ विजुअल ओबेसिटी। नाउ इसमें क्या हो जाता है कि एग्स दे फेल टू मैच्योर एंड दे गेट अरेस्टेड, दस फॉर्म अ टिपिकल पीसीओ मॉर्फोलॉजी, जो मैंने सोनोग्राफी पे आपको बताया कि आपके अंडे एक स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अंडों की भीड़ बनने लगती है। और फिर इसके लिए उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, मतलब पॉली मतलब मल्टीपल, सिस्ट मतलब पानी की गांठें। अगर ये ऐसे सिस्ट बनते हैं तो इसमें टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी बन जाती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है? तो ट्रीटमेंट सिंपल सादी भाषा में, अगर आप कंसेप्शन को भी लेंगे, मतलब अगर आपको फर्टिलिटी चाहिए, आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, आपकी शादी को 1 साल हो गया है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में अड़चन हो रही है, तो हमें ऐसे कंडीशन में अगर अंडे बनना बंद हो गया है तो हमें अंडे बनने की उनको दवा देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। भी दूसरी कैटेगरी है, अगर आप कंसेप्शन भी लेंगे, मतलब आप अनमेरिड हो, अभी 12 14 15 16 साल के हो, तो ऐसे कंडीशन में देयर आर एन नंबर ऑफ ड्रग्स, उसमें हम लोग कॉमन ड्रग देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज किए जाते हैं वो देते हैं, उनसे एंड्रोजन लेवल मतलब पुरुष तत्व कम हो जाते हैं। मेटफॉर्मिन इज इंसुलिन सेंसिटाइजर, ये डायबिटीज की दवा है, ये भी पॉलीसिस्टिक ओवरी में चलती है। ऐसे लेडी में पाया गया है कि विटामिन डी लेवल काफी कम रहते हैं। और सेकेंड थिंग, सम फ्यू फूड सप्लीमेंट्स लाइक मायोइनोसिटोल कैन बी गिवन। नेक्स्ट प्लीज। भी इन चीजों से परे, ट्रीटमेंट के परे, सबसे इम्पोर्टेंट ये कुछ चीजें हैं, ये हर लेडी ने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन उन्हें करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच डज हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इज वेट रिडक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के लेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो एनर्जी कंजर्व करते हैं, मतलब कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उनका शरीर उसकी तुरंत चर्बी बना देगा और पेट पे जमा कर देगा। तो अगर आप वेट रिडक्शन करते हो तो आपका इंसुलिन का जो काम करने का तरीका है, उसको रेजिस्टेंस है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, और वेट रिडक्शन से एंड्रोजन लेवल्स कम होते हैं, पिंपल्स वगैरह कम आते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि ये लेडी जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट रहते हैं, मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट ये खाएंगे उतना उनकी टमी पे फैट बनेगा। तो जितना हो सके उतना कार्बोहाइड्रेट टालने की कोशिश कीजिए, कि मैगी, नूडल, पास्ता या बाहर की चीजें जितना आप अवॉइड करोगे, मीठी चीजें जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। एंड थर्ड थिंग इज ईच एंड एवरी ऑफ सच लेडीज शुड ट्राई टू डू वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, मतलब जिम में हम लोग जो वजन उठाने के एक्सरसाइजेस करते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस।
तो ये अगर आप करते हो तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। तो जिमिंग एक्टिविटी करना भी काफी जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अभी कुछ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि लेडीज आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर ब्यूटी के स्टैंडर्ड। तो अगर आपके चेहरे पे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो गया है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो हम लोगों को ये हेयर्स को लेजर के थ्रू निकालना पड़ता है। अगर ये हेयर थोड़े से कम है तो हम लोग इनको कुछ फ्लोरोनेथिन की क्रीम्स आते हैं वो भी उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जैसे मैंने एक फ्यू मिनट पहले बताया कि हमारे हेयर वेलस टू टर्मिनल कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जो नाजुक बाल है उनके सख्त बाल बन जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में फिर कोई भी दवाई काम नहीं करती है। ऐसे कंडीशन में हमें फिर लेजर एडवाइस उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट। अभी ये था पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में। अभी दूसरी चीज जो इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो सोसाइटी में बढ़ रही है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चा होने में दिक्कत होना शादी के बाद में। अभी इनफर्टिलिटी क्या है? अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखते हो एंड इफ यू आर लेस देन 35, विद इन आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड रिलेशन इफ यू फेल टू कंसीव तो इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है और अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर है तो 6 महीने के बाद ही हम लोग इसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे, क्योंकि हमें इस कैटेगरी के पेशेंट में थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ता है। तो आपको अगर कंसेप्शन में दिक्कत हो रही है शादी के 6 साल बाद, 6 महीने बाद, आपको आपकी उम्र अगर 35 से प्लस है, आपके साइकिल्स इरेगुलर है, तो 6 महीने के बाद में आपको आपने मेडिकल एडवाइस ले लेना है। अगर आप यंग हो, आपके साइकिल्स रेगुलर है और आपको कंसीव करने में शादी के 1 साल के बाद में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको कंसल्ट करना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी इसमें कारण क्या है? अभी प्रेगनेंसी जो रहती है वो एक एग आता है, एक स्पर्म आता है, और ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं जब जाके बेबी बनता है। तो वैसे ही मेल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ द कॉजेज, फीमेल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30%, both of them they are responsible for 30%, and rest 10% are unexplained cases, मतलब जिसका विज्ञान को कारण पता नहीं है। उसमें फंक्शनल डिस्टरबेंसेस रहते हैं। तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें इनफर्टिलिटी जनरली थोपी जाती है फीमेल पार्टनर के ऊपर ही। लेकिन हम लोग ये स्लाइड से देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द टाइम्स मेल टू कॉन्ट्रीब्यूट। और जो निग्लेक्टेड पार्ट है, तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में अड़चन आ रही है तो फीमेल पार्टनर के साथ साथ ही अपने मेल पार्टनर का भी इवेल्युएशन करना जरूरी है। नेक्स्ट। भी ये फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी स्टडी करना क्यों जरूरी है? जैसे मैंने बताया कि अभी लाइफस्टाइल काफी मॉडिफाई हो गए हैं, मैरिजेस अभी लेट हो रहे हैं, उसके सब बाद में चाइल्ड बियरिंग भी हम लोग लेट कर रहे हैं। मतलब एक जनरेशन पहले 20s में प्रेगनेंसी रहते थे, अभी 30s में रह रहे हैं, अभी 40s तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो विथ डिमांडिंग लाइफ हम लोग अभी मैरिज थोड़ा लेट कर रहे हैं, चाइल्ड बियरिंग थोड़ा लेट कर रहे हैं, और हमारा बॉडी का जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक किसी के लिए रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी एज की क्वालिटी कम कम होते जाएगी, एंड अगर आप बहुत ज्यादा चाइल्ड बियरिंग डिले करते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है। थर्ड थिंग इज लाइफ स्टाइल चेंजेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग अभी काफी सेडेंटरी हो चुके हैं, हम लोग अभी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारा बढ़ गया है। एंड फोर्थ थिंग इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब अभी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है या पेस्टिसाइड्स है और बहुत सारे केमिकल्स अभी फूड में आ गए हैं, एंड दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर फर्टिलिटी। मतलब अभी कभी कभार हम लोग ओपीडी में ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एग अगर आपके पहले 40s या 50s में कम होते थे तो अभी कुछ कुछ लेडीज में 20 30s में भी कम हो रहे हैं। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, ये इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। Next. अभी मेल और फीमेल मेल और फीमेल की जो ट्रीटमेंट रहेगी या इनमें जो रीजंस रहेंगे, तो एक इन जनरल ये फ्लो चार्ट है कि प्रेगनेंसी कैसे रहती है।
अभी ये जो आप देखोगे ये 5 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ से स्पर्म्स छोड़े जाते हैं, फिर वो यूटेरस के लाइन से होते होते ये ट्यूब में चले जाते हैं, और ये है ओवरी। तो यहाँ से एग रिलीज होता है। तो ये रिलीज हुआ हुआ एग जो है वो यहाँ पे आ जाता है, मेल और फीमेल, ये एग और स्पर्म यहाँ पे मिलते हैं, और फिर ये वापस यूटेरस में जाके पनपता है, यहाँ पे बेबी बनता है। तो अगर आप फीमेल इनफर्टिलिटी देखोगे तो इसमें एक एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो पहली चीज रिस्पॉन्सिबल रहती है ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, मतलब अंडे बनने में प्रॉब्लम होना। उसमें जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट चीज देखी, उसमें से एक प्रोमिनेंट रीजन है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, मतलब यहाँ से नंबर 1 के पॉइंट से अंडे बनना ही बंद हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप लेट मैरिज करते हो, आपकी उम्र 40 से 35 से प्लस है, तो आपके अंडों की संख्या काफी कम हुई हुई रहती है, इन केस आपको प्रेगनेंसी लेने में अड़चन आती है। तो अगर पॉइंट नंबर 2 आप देखोगे तो ये है फेलोपियन ट्यूब, इसका काम है एग और स्पर्म को एक साथ लेना। अगर आप फेलोपियन ट्यूब में कुछ सूजन है, जैसे कि इंडिया में काफी कॉमन रीजन है ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ट्यूबरक्यूलोसिस और कुछ बीमारियां हैं, इनसे हमें ट्यूब में सूजन आ जाती है, और फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में अड़चन आती है। अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखोगे तो यह है यूटेरस। तो अगर कुछ लेडी में यूटेरस absent है, यूटेरस ही नहीं है, या यूटेरस में कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, जैसे कि डबल यूटेरस है, या कभी कभार एक दूसरे में चिपके हुए यूटेरस रहते हैं, कभी कभार वर्टिकल सेप्टम बन जाते हैं यूटेरस में, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ सकती है। 4 नंबर का पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये है सर्विक्स, इसको गर्भाशय मुख या ग्रीव बोलते हैं। तो अगर गर्भाशय मुख में आपके सूजन है, या वहां पे कुछ पॉलिप वगैरह बना है, तो वो भी आपको कंसेप्शन में दिक्कत दे सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है वेजाइनल फैक्टर्स। तो अगर आपके मायान की जो जगह रहती है, जो जिससे रिलेशन रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह है, या कुछ वहां पे अड़चन है, तो इसमें भी आपको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी वैसे ही जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द टाइम्स मेल पार्टनर में भी रीजन रहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके काउंट्स कम रहेंगे, या मोटिलिटी कम रहेगी, गति कम रहेगी पुरुष बीजों की। तो ऐसे कंडीशन में कॉमन बीमारियां जो पाई जाती है वो है वेरिकोसील। अभी मेल या कोई भी ह्यूमन बींग है वो अपराइट पोस्चर में रहता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल जो रहते हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं। तो विथ इरेक्ट पोस्चर, टेस्टिकुलर जो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस करके होता है वहां पे रक्त कोशिकाएं, वो काफी मोटी हो जाती है, और वो एक कॉमन रीजन है जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अ, उसमें सिस्टमिक बीमारियां हैं, और लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि स्मोकिंग आ गया, उससे भी स्पर्म काउंट काफी कम हो जाता है। अगर आप ओबीज हो तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो लोगों में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जो हाई रिस्क एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, तो उन लोगों को भी इन्फेक्शन होकर स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो जेनेटिक रहती हैं, जैसे कि कुछ लोगों में अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। नेचर ने जो टेस्टिस दिए हैं वो शरीर के बाहर दिए, क्योंकि उसको एक एक आधे से 1 डिग्री से टेम्परेचर कम लगता है शरीर से, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा रहे। लेकिन हम लोग बहुत टाइट जीन्स वगैरह पहनते हैं हमेशा, या बहुत गर्म जगह पे काम करते हैं, तो टेस्टिस सलट के रह जाते हैं शरीर को, और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ के भी काउंट कम हो सकता है। अगर आपके डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, आप अनहेल्दी खाना खाते हो, या फूड में आप फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते हो, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन कॉमन रीजन है जिसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तभी ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? तो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड स्लाइड। कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रहेंगे तो वो सिर्फ 3 लाइन से चलते हैं। फर्स्ट चीज रहती है ओव्यूलेशन इंडक्शन। इसमें हम लोग आपको अंडे बनने की दवाई देंगे,
सोनोग्राफी करके देखेंगे कि आपका अंडा बना है या नहीं बना है, और जब आपका अंडा बनेगा, जब आपको हस्बैंड वाइफ को एक साथ आने को बोलेंगे। सेकंड चीज रहती है जिसको बोलते हैं आईयूआई। इसमें हस्बैंड के स्पर्म साफ करके एक प्लास्टिक की नली द्वारा आपके थैली में छोड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं आईवीएफ, आईयूआई। एंड थर्ड थिंग इज आईवीएफ। तो ये थोड़ा सा एडवांस प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी आईयूआई कैसे करते हैं? आईयूआई में सबसे पहली चीज की जाती है कि आपको कुछ इंजेक्शन या गोलियां देके आपके अंडे एक से ज्यादा किए जाते हैं। अभी नॉर्मली आप देखोगे तो ह्यूमन बीइंग में एक बार में एक ही बच्चा होता है, रेयरली दो होते हैं। क्यों? क्योंकि हर लेडी में हर महीने में एक ही अंडा बनता है, रेयरली दो बनते हैं। तो जितने अंडे कम रहेंगे उतना प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपके एक से ज्यादा अंडे बढ़े, ताकि प्रेगनेंसी का थोड़ा सा होने का चांसेस बढ़ जाए। तो हम लोग ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं दवाई और इंजेक्शन से। फिर जब ये अंडा बन के तैयार हो जाएगा, फिर आपके पार्टनर का सैंपल, सीमेन सैंपल लिया जाएगा। उसमें जो अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म थे उसको सेपरेट करते हैं। और अगर आप ये लास्ट पिक्चर में देखते हो तो ये छोटा सा ऐसे कैथेटर रहता है। नॉर्मली सीमेन जो है वो वजाइनल एरिया में छोड़ा जाता है, लेकिन ये कैथेटर के टिप के पास छोड़ा जाता है एट द एंड। तो इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस 5 से 10% बढ़ते हैं। अभी ये आईयूआई का जो ट्रीटमेंट, ये टिपिकली ऐसे केसेस में किया जाता है जहाँ पे मेल पार्टनर का काउंट कम हो, जहाँ पे सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, मतलब गर्भाशय मुख में कुछ अड़चने हो। थर्ड थिंग ये इसमें किया जाता है जिसमें हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट रहता है, लेस इन्वेजिव रहता है, और ये डे केयर ट्रीटमेंट रहता है। तो इसमें ऑन एन एवरेज 15 से 20 तक का कपल हर महीने कंसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो कपल में मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी काफी कम हो गए हैं, जैसे कि काउंट काफी कम है, अंडों की संख्या काफी कम है, या बहुत सारे हम लोगों ने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किए उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर लेडी के ट्यूब्स ब्लॉक है तो हमें अगले ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। उसे बोलते हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बेबी में एक से ज्यादा अंडे निकालने की कोशिश करते हैं इंजेक्शन देके। और जब ये अंडे बन के तैयार होंगे तो ये 2 नंबर प्रोसीजर हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं एग रिट्रीवल। तो इसमें क्या किया जाता है, सोनोग्राफी की मदद से ये जो अंडे हैं वो बाहर शरीर के निकाले जाते हैं। और ये जो थर्ड पिक्चर है ये ह्यूमन एग है, तो ये नॉर्मली अंडा ऐसे दिखता है। और फिर ये अंडा हम लोग बाहर निकाल के हस्बैंड का स्पर्म्स लेते हैं, उसको भी प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। भी शरीर में अपने पास जो प्रेगनेंसी बनेगी वो शरीर में अंडा बनता है और स्पर्म्स बाहर से छोड़े जाते हैं। आईवीएफ में अंडा भी शरीर के बाहर निकाला जाता है। और फिर ये फिफ्थ प्रोसीजर हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं इक्सी, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर आप इसमें ये पिंक में छोटा सा व्हाइट जो देखते हैं वो स्पर्म है, और ये जो पिंक है वो एग है। तो ये नीडल की मदद से हम लोग स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं एग में, ताकि प्रेगनेंसी बने। फिर हम लोग ये जो बेबी बनता है उसको यूटेरस का प्रिपरेशन करके ये एट स्टेज में हम लोग जाते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब शरीर से बाहर बच्चा बन के हम लोग इसको यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं, इसको बोलते हैं आईवीएफ या इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट प्लीज। तो भी ये था बेसिक ऑफ इनफर्टिलिटी। अभी थोड़ा सा कंसेप्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि हर जीव का एक इंट्यूशन रहेगा, एक उसको अंतःप्रेरणा रहेगी कि मेरे शरीर से अगली पीढ़ी का निर्माण हो। और ये किसी को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, तो दिस इज अ इंट्यूशन। तो हर कपल को लगता है कि हमसे अगली पीढ़ी का निर्माण हो। तो अप्रोप्रिएट एज कौन सा है, कौन से एज में प्रेगनेंसी रखना सबसे सुरक्षित है? तो नेचर ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है फीमेल्स को। मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कम है, उनको सिर्फ उनके स्पर्म्स डालने और भाग जाना है। लेकिन फीमेल्स को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको वो स्पर्म को कलेक्ट करना है, उसको यूट्रस के लाइनिंग से पहुंचाना है ट्यूब में, उसको एग से मिलाना है, उसका बेबी वापस यूटेरस में लेके आना है, और वो बेबी पूरा 9 महीने बढ़ाना है। तो नेचर ने फीमेल्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं।
तो इसके लिए फीमेल का एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप चाइल्ड बियरिंग लेट करते हो तो दिस इज डेट्रीमेंटल फॉर योर प्रोजेनी। जैसी आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके अंडों में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगा। एक तो आपके अंडों की संख्या कम हो जाएगी, दूसरी उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, और जैसे हमारे बीज कमजोर होंगे उसकी अगली पीढ़ी भी कमजोर होगी। तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस योर 35, आपको एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जो बेबी जेनेटिकली एबनॉर्मल है। तो आपका जो आइडियल एज रहेगा ह्यूमन बींग्स का, जिनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज मैक्सिमम रहेंगे, वो है 20s to 30s। तो अगर आप आपकी प्रेगनेंसी 20 से 30 की उम्र में प्लान करते हो, तो ये आपका सबसे सुनहरा समय रहता है, जिसमें आपके अंडों की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, आपकी अगली जो पीढ़ी निर्माण होगी वो बहुत अच्छी बनेगी, और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी काफी कम है। लेकिन हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि हम शादियां अभी 30s में हो रही हैं, बराबर। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो हम हमें ये देखना है कि हम हमारा रिप्रोडक्टिव करियर टिल 30 या मैक्सिमम टिल 35 खत्म कर दे, ताकि अगली पीढ़ी अच्छी तरह से बने। तो अगर सेकेंड पॉइंट इज अबाउट सप्लीमेंट्स, तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। तो सप्लीमेंट्स दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल। तो इसमें आपको कुछ दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वाइटामिन लेना है। अभी मेल्स में जो चाहिए जरूरी वो रहता है लाइकोपिन एंड विटामिन सी। तो दीज आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, सो दे यू गेट देम इन प्लेंटी इन फ्यू फूड्स लाइक टोमेटो, संतरा, मौसमी। अगर आप ये ज्यादा खाते हो मेल पार्टनर, तो इट विल इंप्रूव योर स्पर्म काउंट। फीमेल्स में, उनमें आपको फॉलिक एसिड ज्यादा चाहिए, तो आपने ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं, आपने सीजनल फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं। और सप्लीमेंट्स में आप फॉलिक एसिड की दवा आपने चालू कर देनी है। स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसके 2 महीने पहले आपको ये दवाइयाँ चालू करनी है। उसमें बेबी में ब्रेन और स्पाइन में डिफेक्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अभी थर्ड पॉइंट इज वजन, वेट। अभी हम लोग एक जैसे हम लोग अभी डायबिटीज के कैपिटल बन गए हैं इंडिया। अभी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक भी हम लोग अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं, वो है ओबेसिटी का पेंडेमिक। तो बहुत सारे लोग ओवरवेट है अभी ये दुनिया में। तो आपका आइडियल वेट होना बहुत जरूरी है। फीमेल पार्टनर्स ने उनका जो बॉडी मास इंडेक्स रहता है, दोनों ने, मेल फीमेल ने, अगर वो 18 से 23 के बीच में रहेगा तो आइडियलिस्टिक है। मेल्स भी बहुत ज्यादा ओबीज हो जाएंगे तो उनके स्पर्म पैरामीटर्स इंफीरियर हो जाएंगे। तो मेल जैसे ओबीज बनते हैं उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। मतलब जैसे हमने पॉलीसिस्टिक ओवरी में देखा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में शरीर में पुरुष तत्व बढ़ जाते हैं। तो जैसे इंसान मोटा हो जाता है, आदमी मोटा हो जाता है, उसमें फीमेलनेस बढ़ जाता है, उसमें उसमें स्त्री तत्व बढ़ जाता है। तो अगर स्त्री तत्व पुरुष में बढ़ेगा तो उसका काउंट पे उसका बुरा असर होता है। तो वेट रिडक्शन करना भी काफी जरूरी है। डाइट में मैंने ऑलरेडी बताया। अभी कुछ इम्यूनाइजेशन लेना जरूरी है क्या? जनरली हम लोग ये देखते हैं तो बेसिक जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन हो है वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए। अपने मीजल मम्स उसका वैक्सीन लिया हुआ होना चाहिए, अगर नहीं लिया है तो लेना पड़ेगा। इसमें सबसे एक बीमारी जो जरूरी है वो रहती है रुबेला। तो रुबेला एक जो बीमारी है, अगर उससे आप अफेक्टेड हो तो आपको कंजेनिटली एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है। तो अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लिया है तो आपने रुबेला का वैक्सीन ले लेना है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब। नेक्स्ट प्लीज। अभी जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे आप, तो उसके बाद में भी आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। मतलब जब बेबी आपके शरीर में बढ़ रहा है तो आपने कुछ चीजों का ख्याल करना है, और ये जो प्रेगनेंसी रहेगी वो आपकी एक उसका एक जर्नी आपको एंजॉयबल रहे और स्मूथ रहे, इसके लिए एंटीनेटल केयर लेना जरूरी है। तो जैसे ही आप कंसीव करोगे, आपको आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है, ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो हम लोग पहले ढूंढ सके और उसके करेक्टिव मेजर्स लेके आपको एक हेल्दी आउटकम आए, मतलब हेल्दी मदर एंड हेल्दी बच्चा। नेक्स्ट प्लीज। अभी प्रेगनेंसी में कौन सा डाइट लेना चाहिए? ये बहुत काफी कॉमन क्वेश्चन है कि मैं क्या खाऊं, कुछ क्या नहीं खाऊं। तो अभी हम लोग एकदम सिंपल सादी भाषा में कि आपका जो डाइट रहेगा उसमें हर कलर इन्वॉल्व होना चाहिए।
मतलब अगर आप देखोगे तो अगर मैं बोलूंगा कि आपको नारंगी कलर का कुछ खाना है तो उसमें क्या आएगा, पपाया आएगा, आप मैंगो भी खा सकते हो, आप केला भी खा सकते हो, आप ये गाजर खा सकते हो। तो ये समझो नारंगी कलर का हो गया। अभी समझो हरा कलर, तो हरा कलर की जो कुछ सब्जियां है वो आप खा सकते हो। सफेद कलर है, सफेद कलर में क्या आएगा, दूध आएगा, आप रेडिश खा सकते हो, आप पोटैटो खा सकते हो, ठीक है। आपने स्प्राउट्स खाने हैं, ठीक है। तो जनरली हम इंडियन लोगों का जो मिडिल क्लास लोगों का खाना जो रहता है वो जनरली बैलेंस्ड रहता है। मतलब हम लोग कभी कभार हरी सब्जियां खाते हैं, कभी फल सब्जियां खाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो कभी कभार हम लोग नॉनवेज खा लेते हैं। तो आपकी प्लेट में सर्विंग्स कितने होने चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड पिरामिड। तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या हरी सब्जियां हैं, या जो नेचुरल आपको जो फल सब्जियां मिलेंगी, ये आप हर दिन खा सकते हो, इसमें कुछ भी अड़चन नहीं है। अभी उसके ऊपर दो चीज, अगर फूड पिरामिड आप देखो तो पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये नीचे सबसे पिरामिड के नीचे ये आएगा जो आप ज्यादा खा सकते हो। अभी आप ऊपर जाएंगे, कभी हफ्ते में एक या दो बार आप क्या क्या खा सकते हो, अगर आप खा रहे हो आपको पसंद है तो फिश खा सकते हो, एग खा सकते हो। उसके ऊपर आएगा कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड है, समझो चिकन है, मटन है, हफ्ते में एक आध दो बार वो खाना है, वो ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। तो नेचुरल चीजें आप हर दिन भी खाए तो भी उसमें कुछ अड़चन नहीं है। एंड जैसे जैसे फूड पिरामिड के आगे आगे जाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन वाली चीजें है वो हफ्ते में कभी कभार खाई तो भी अच्छा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट 3 मंथ में जनरली लेडी को थोड़ा सा नाउजिया वोमिटिंग रहता है, तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने खट्टी चीजें वगैरह थोड़ी सी टालनी है। नेक्स्ट प्लीज। अभी सेकंड थिंग इज एक्सरसाइज। तो क्या हम लोग प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी पॉजेस सम चैलेंजेस। इसमें आपके शरीर की जो हड्डियां रहती है वो कमजोर हो जाती हैं, आपके जो जॉइंट्स है वो लैक्स हो जाते हैं। तो आपने स्पेशली वेट बेरिंग, वजन उठाने वाली बहुत एक्सरसाइजेस आपने नहीं करनी है। जो एक्सरसाइज से आपके पेट का प्रेशर बढ़ेगा वो आपको टालनी है। तो आप एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हो, ऑल काइंड ऑफ एरोबिक एक्टिविटी यू कैन डू। जैसे कि वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सब आप कर सकते हो सेफली प्रेगनेंसी में। सिर्फ आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं करना है, मतलब कहाँ से कूदे, डीप सी में चले गए, तो ये एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है। पर एक्सरसाइज करते समय एक गाइड आपने हमेशा याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेथ टेस्ट। ब्रेथ टेस्ट क्या रहता है कि समझो अगर मैं किसी के साथ चल रहा हूँ, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबली टॉक कर पाऊँ इतना ही आपको थकना है, उससे ज्यादा थकना नहीं है, ठीक है। तो जब तक मैं सामने के इंसान से अच्छी तरह से बातचीत करता हूँ उतना ही मैं थकूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं थकूंगा। तो ये आपको पालना है। नेक्स्ट प्लीज। अभी एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल जाना पसंद है, तो क्या मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ क्या? यस, डेफिनेटली ट्रैवलिंग इज टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी। बहुत सारे मिथ्स है स्पेशली इन इंडिया अबाउट ट्रैवलिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ खबरदारी यहाँ लेनी है, जैसे कि प्रेफरेबली आपने 4 व्हीलर इस्तेमाल करना है रादर देन 2 व्हीलर, बिकॉज 2 व्हीलर इज वेरी अनस्टेबल, तो यू कैन फॉल। तो 4 व्हीलर इज ऑलवेज प्रेफर्ड। आप 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट सीट बेल्ट लगा सकते हो जो हर कार में अवेलेबल है, जिसमें आपके पेट पे प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ट्रेन ट्रैवल इज ऑलवेज प्रेफर्ड। एंड 32 to 34 वीक्स तक आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हो। एवरी एयरलाइन हैज अ डिफरेंट गाइडलाइन कि कहाँ तक उनको अलाउ करे। तो एयर ट्रैवल का भी ऐसे कुछ ज्यादा बुरा असर नहीं होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ये एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपने टालना चाहिए। उससे बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको जो एग्जॉशन है वो थोड़ा सा कम होगा। इसमें आपको ड्यूरिंग ट्रैवल हाइड्रेटेड रहना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है। 1-2 घंटे के बीच में आपने उठना है और थोड़ा सा टहल के आना है। आपका ब्लड जो रहता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो आप बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठे रहोगे तो कभी कभार ऐसी लेडी में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब पैर में खून की गुठलियां बन सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा 1-1.5 घंटे में टहलना या ब्रेक लेना है ड्यूरिंग ट्रैवल। नेक्स्ट प्लीज। तभी
जो चीज है जिसके बारे में अभी स्पेशली जो न्यूली वेड कपल रहते हैं तुरंत कंसीव हो जाते हैं, और उनके फीमेल पार्टनर कंसीव हो जाते हैं, और जो चीज जो बोली नहीं जाती है वो इंटीमसी, सेक्सुअल इंटीमसी। तो यह सेक्सुअल इंटीमसी अगर आप आपके पार्टनर और आप कंफर्टेबल हो तो ये सुरक्षित है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिर्फ आपने दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप इंटीमेट होते हो तो जनरली स्पर्म डिपोजिशन अंदर नहीं करना है, उसमें बैरियर का इस्तेमाल करना है, और पेट पर प्रेशर ना आए, ये देखना है। सेक्सुअल रिलेशंस आर टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्लीज। Yes. So this was very brisk about multiple topics. Hope मैंने सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की. Hope it has landed to you. Thank you very much for patient hearing, and thank you very much, Karthik, for this opportunity and Life Foundation. Thank you so much, Pradeep. And we are open to some question answers. एक मिनट, I'll just stop sharing first. ये stop sharing. Yes. किसी को कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या अगर आपको कुछ सवाल ओपन फोरम में नहीं पूछना है तो आप चैट के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। सो डॉक्टर आसमा शेख का एक क्वेश्चन है। Hmm. बहुत सारे क्वेश्चन है और ये मेडिकल क्वेश्चन है। तो हेलो सर, वी यूज SYP ईव केयर myocardial fort and Gyne-Doll SYP for treatment of PCOD. I want to know, should we use allopathic and Ayurvedic treatment both together for PCOD? Please tell me treatment. Unmarried. Tell me about AMH levels. अब ये तो मेरे बहुत इसके आगे है, फिर भी अगर आपको समझ गया प्रदीप तो आप खुद आंसर करें। नहीं, ठीक है। मतलब मेरे मेरे डेंटल बुद्धि के बाहर चला गया सब अभी। नहीं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। आई विल नॉट एंडोर्स एनी प्रोडक्ट। ठीक सी, आपको है ना बेसिकली पैथोलॉजी समझना है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में होता क्या है। तो इसमें होता ये है कि आपके पेशेंट जो है अगर वो ओबीज है, इसमें दो कैटेगरी के पेशेंट आएंगे। एक रहेंगे लीन पीसीओस, मतलब जो एकदम पतले हैं, और दूसरे रहते हैं ओबीज पीसीओ, जो कॉमन कैटेगरी, 80% ऑफ देम दे आर ओबीज। तो सबसे पहली चीज आपने उनमें फोकस करना है, रादर देन मेडिसिन, यू शुड मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच हेल्प्स द मोस्ट इज वेट रिडक्शन। तो उनको आपने टारगेट देना है, एटलीस्ट उन्होंने 10 तक का वजन कम करना है अगले 3 महीने में। तो दिस हेल्प्स इन ए ह्यूज वे। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी वे करते हैं 70 kg, तो उन्होंने अगले 3 महीने में उनका 7 किलो वजन कम करना है। तो उसमें आपको डाइटिशियन मदद कर सकते हैं, आपको डाइटिशियन की सलाह लेनी है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तो ये जिम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दवाइयाँ दवाइयों से पहले आएंगी। और जो इनको लाइफ लॉन्ग करना है, अगर आप ये करके छोड़ते हो तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज इट इज गोइंग टू कम अगेन। तो ये चीज आपको हर दिन करनी है, लाइफ लॉन्ग करनी है, जिससे आपका अगर वजन कम हो जाएगा तो आपके शरीर के एंड्रोजन लेवल कम हो जाएंगे। और कोई भी मैजिकल दवाई नहीं है पॉलीसिस्टिक ओवरी को ट्रीट करने की। तो ये चीजें काम इसके ऊपर करती है। एक तो आपके एंड्रोजन लेवल कम किए जाए, सेकेंड चीज आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम किया जाए, और जो आपके शरीर में पुरुष तत्व बने हैं वो कम किए जाए। तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू अचीव इट। सिंपलेस्ट वे इज टू एक्सरसाइज, रिड्यूस वेट, एंड रेस्ट्रिक्ट योर डाइट। कार्बोहाइड्रेट का आपको इंटेक कम करना है। ठीक है। तो ये तीन सिंपल चीजें हैं जो हर एक पॉलीसिस्टिक ओवरी के लेडी ने करनी चाहिए, irrespective of her age, irrespective of what she wants, whether she wants pregnancy or not, she should follow this. फिर एक और क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बार बार घूम के हर चीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो मुझे समझा है लाइफस्टाइल Yes, मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन और डाइट, exercise, एक्सरसाइज, exercise, इसी पे आके सब हो रहा है। एंड आई थिंक yes. And unfortunately, Karthik, these are most neglected parts in treatment.
जब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो मुझे सबसे आनंद मिलेगा उसको दवाई लिख के दो कुछ। और पेशेंट को भी मस्त लगेगा कि मुझे इतनी महंगी दवाई लिख के दी। क्योंकि लेकिन फिर वो यहाँ तो और मेरी। भी डॉक्टर्स का वही क्वेश्चन है, मेटफॉर्मिन का क्या रोल है, आयुर्वेदिक पंचकर्म का क्या रोल है, और फिर एक क्वेश्चन है डॉक्टर आसमा का कि लेट्रोजिन 25 मिलीग्राम सेफ है क्या इनफर्टिलिटी में, मेल इनफर्टिलिटी में। ये तो अभी एक एक करके हम लोग इसका आंसर देंगे। अभी मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दिख रहे हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट। अभी व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू गिव अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट टू सच लेडीज। तो हम लोग इसमें डाइटिशियन इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग उनको एक प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं, वो उनको एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान देते हैं। एंड हम उनको ये काउंसिल करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की बीमारी रहना मतलब कुछ गुनाह नहीं है। सी व्हाट हैपेंस ना, 20 to 30% ऑफ द लेडीज विद पॉलीसिस्टिक ओवरी दे आर वेरी डिप्रेस। वो एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि दुनिया की सबसे बुरी चीज घट गई मेरे साथ। तो हम लोग उनको ये बोलते हैं कि रादर यू शुड सेलिब्रेट यू टू हैव पॉलीसिस्टिक ओवरी। मतलब क्यों? जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये जीन हम में क्यों फंस गया है, क्योंकि ये जीन ने हमें सर्वाइवल एडवांटेज दिया है। वो जीन तुरंत हमारी एनर्जी कन्वर्ट करता है। अगर मैं थोड़ा भी खाऊंगा तो ये जीन तुरंत मेरा फैट बना देगा, ताकि मुझे फेमिंस में जब मुझे खाना नहीं मिलेगा, जब मुझे उसका फायदा हो। ठीक है। प्लस पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट अगर मेरे पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आता है तो मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे अंडे हैं, सिर्फ उनको मैच्योर करना बाकी है। अभी बहुत सारे लेडी ऐसे रहते हैं उनमें अंडे खत्म हो जाते हैं 20 की उम्र में, 30 की उम्र में, और आप अंडे वापस बना नहीं सकते हो। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होना गुनाह नहीं है। ठीक है। तो यू शुड टेक इट इन ऑन पॉजिटिव नोट। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी के लेडी में कुछ लाइफ लॉन्ग मॉडिफिकेशंस लगेंगे आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो 3 में से 1 लेडी को आगे जाके डायबिटीज होने वाला है, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। एंड विच इज ऑल टुगेदर प्रिवेंटेबल, जो बचाया जा सकता है। अगर मैं मेरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करूंगा तो मुझे टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगा। 1 in 5 लेडीज विल डेवलप हाइपरटेंशन इन फ्यूचर। 5 में से 1 लेडी को आपको हाइपरटेंशन होने वाला है। अगर मैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करूंगा तो 100% मैं ये बीमारी से भी बच सकता हूँ। सेकेंड चीज जो पूछा है कि लेट्रोजोल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो जो मैंने बताया कि जो लेडी कंसेप्शन के लिए विलिंग है, अगर आपको एग्स नहीं बन रहे हैं तो उसमें 100% हम लोग लेट्रोजोल दे सकते हैं। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन उसका जो डोज रहता है वो 25 मिलीग्राम नहीं रहता है, वो आप 2.5 मिलीग्राम दे सकते हो। ओडी बीडी टीडीएस इतने तक आप दे सकते हो, मतलब एक बार दिन में या 2 बार या 3 बार, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। ठीक है। अभी एक लेडी ने पूछा था कि एएमएच का क्या रोल है। अभी एक हाइप चीज दूसरी जो है दुनिया में भी फिलहाल वो है एएमएच। एएमएच इज अ मार्कर ऑफ योर ओवेरियन रिजर्व। आपके शरीर में अंडे कितने बाकी है वो दिखाता है हमें एएमएच। अभी इसको मिस्टेक ऐसे किया जाता है कि अगर किसी का एएमएच कम है तो इसको इनफर्टाइल करके लेबल कर देते हैं। अभी कोई लेडी अगर मेरे पास आती है, उसकी उम्र है 20 साल, अगर उसका एएमएच है 1, या उसका समझो फॉर टाइम भी उसका एएमएच पकड़िए कि आपने 0.5, तो डेफिनेटली ये कम एएमएच है। लेकिन एएमएच कम होना ये आपका फर्टिलिटी का मार्कर नहीं है। ये सिर्फ मुझे बताएगा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। अगर आपकी उम्र कम भी है तो आप उतने एएमएच में नेचुरली भी कंसीव हो सकते हो। ठीक है। तो डोंट टेक एएमएच एज अ मार्कर ऑफ इनफर्टिलिटी, इट इज जस्ट अ मार्कर ऑफ योर रिजर्व। अभी एक दो चीजें मैं बताऊंगा। एक रहता है एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो मैंने आपको सोनोग्राफी बताया, उसमें हमें अंडे दिखे जो नॉर्मली दिखने चाहिए 8 से 10। जब लेडी के अंडे कम हो जाते हैं तो ये अंडे दिखना कम हो जाता है। ठीक है। तो जहां पे मुझे दिखना चाहिए था 10, मुझे दिखेंगे 4 या 5। अभी ये है, आई गिव सम सिंप्लीफाइड एनोलॉजी। अभी ये मेरे पॉकेट वाला मनी, मेरे अभी पॉकेट में कितने पैसे, ये बताएगा मुझे एएफसी, एंट्रल फॉलिकल काउंट। ठीक है। तो अगर मेरे पॉकेट में अभी फिलहाल कम पैसे हैं तो ये महीने में मुझे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी मेरे पॉकेट से कुछ खरीद नहीं सकता हूँ।
मेरा एएमएच दिखाएगा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। ठीक है। तो अगर मेरा एएमएच अच्छा है, मतलब क्या, मैं वो बैंक से मनी मेरे पॉकेट में लेके आ सकता हूँ और मैं वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो एंट्रल फॉलिकल काउंट एंड ये एएमएच, बोथ ऑफ देम दे आर मार्कर्स ऑफ योर ओवेरियन रिजर्व। आपके अंडे कितने बचे हैं, बोथ ऑफ देम दे विल नॉट रिप्रेजेंट योर फर्टिलिटी। मतलब अगर मेरे पॉकेट में 100 भी रुपए है तो मैं 100 रुपए की वस्तु जाके ले सकता हूँ, भले मैं 1000 की ना ले पाऊँ। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स को चाहिए एक अंडा, और वो हेल्दी अंडा। तो उतने कम भी है तो उसमें आप कंसीव कर सकते हो। ठीक है। अभी जस्ट मैं कल का ही एग्जांपल बताता हूँ आपको। जनरली कैसे होता है कि जब इनके लेडी के अंडे कम हो जाते हैं तो दो दो चीजें होती है। एक एक तो उनके साइकिल थोड़ी जल्दी जल्दी आना चालू होता है, 20 दिन में, 25 दिन में। और एकदम एंड स्टेज में फिर उल्टा हो जाता है कि आपके साइकिल 2-3 महीने में आने लगते हैं। तभी एक लेडी आई हमारे पास जिनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, और उनका कुछ भी कंप्लेंट नहीं था कि डॉक्टर 3-4 महीने से मेरे साइकिल 21 to 22 डेज में ही आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया। तो जब हम लोगों ने सोनोग्राफी किया तो हम लोगों ने ये पाया कि उनके अंडे काफी कम हो गए। उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। तो उनका एएमएच था सिर्फ 0.5 या 0 पॉइंट, अब ये 2 साल पहले की बात है, 0.25 ऐसे कुछ एएमएच था। तो हम लोगों ने उनको ये बताया कि आपके अंडों की संख्या काफी कम है, आपको जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ठीक है। तो उनकी शादी को तो 3-6 महीने हो गए थे, तो उन्होंने तुरंत प्रेगनेंसी प्लान की और उनको हेल्दी बेबी हो गया। ठीक है। तो दिस इज इट। अभी दूसरी चीज, अभी वो बच्चा है अभी उनका 1.5 साल का, अभी उनको पता है मेरा इमेज कम था। अगेन भी शी रिपोर्टेड कि डॉक्टर अभी मेरा फिलहाल अभी चेक करो कितना है। तो वो इमेज अभी काफी ड्रॉप हो गया, 0.1 हो गया उनका इमेज। तो मैंने उनको बताया कि आप अगले प्रेगनेंसी के लिए विलिंग हो का, अभी पहला बच्चा छोटा है, 1.5 साल का है। तो शी सेड कि नहीं डॉक्टर, मुझे तो 2 बच्चे चाहिए। देन अगेन ये अगेन एडवाइस हर की, बाबा नाउ यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी। और वापस 3 महीने में वो कंसीव हो गए। तो उनका एमएच अभी फिलहाल 0.1। तो विथ अ वेरी स्मॉल इंटरवेंशन शी कुड कंप्लीट हर फैमिली नेचुरली। तो ऐसे नहीं है कि कम एएमएच मतलब आईवीएफ, कम एएमएच मतलब आप इनफर्टाइल हो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर रहता है आपकी एज, आपकी उम्र क्या है। अभी फॉर एग्जांपल ये लेडी अगर 20 साल की बजाय 40 साल की या 35 साल की होती थी तो ऐसे कंडीशन में आईवीएफ इज 100% जस्टिफाइड। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो आपका एएमएच भी कम अगर भी है तो आप कंसीव हो सकते हो। ठीक है। सो दिस इज टू डॉक्टर्स। वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। एंड सबसे अच्छी बात है तुमने वो क्लियर कर दिया कि कम एएमएच मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अगर अच्छा टाइम पे सलाह ली तो वो हम ठीक भी कर सकते हैं और यस। कंसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन है कि इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम का क्या रोल है और कब शुरू करना चाहिए। और दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ओसी पिल्स शुरू करने चाहिए क्या 13 इयर्स ऑफ एज में, अगर डिटेक्ट हो गया पीसीओडी सिम्टम्स है बच्चे को। यस। तो अभी अब जो पीसीओडी का टॉपिक हम लोग पहले उसको कवर करेंगे। अ, अभी ओसीपिल काम कैसे करता है। ओसीपिल डिक्रीजेस योर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन लेवल। क्योंकि ओसीपिल क्या करता है, उसमें एक ईस्ट्रोजन करके कंपोनेंट आता है, वो आपके लीवर को स्टिमुलेट करता है। एंड देन लीवर सिंथेसाइजेस मोर प्रोटीन्स। उसमें एक प्रोटीन आता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अभी ये क्या करेगा, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है जो आपके ब्लड में घूम रहा है उसको पकड़ लेगा। ठीक है। तो फिर ओसीपी क्या करते हैं, ये जो फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपके शरीर में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसको सबको बाइंड कर देता है। और आपके एंड्रोजन लेवल कम हो जाते हैं, और आपके एंड्रोजन लेवल कम होने के कारण आपके चेहरे पे जो पिंपल्स है वो कम होना चालू हो जाता है। आपको एक्सेस हेयर ग्रोथ नहीं होते हैं, और आपको साइकिल्स रेगुलर आ जाते हैं। तो ये ओसीपिल का फायदा होता है। अभी ओसीपिल 13 की उम्र में लेने चाहिए क्या। आइडियली ओसीपिल जो रहते हैं जनरली इतने टेंडर एज में हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि जो फीमेल का जो इपिफाइसियल क्लोजर रहता है, जो फीमेल की जो हाइट जो बढ़ती है, जनरली 13 से 14-15 साल तक वो बढ़ती है। और जब तक आपके मेंसेस आना आते हैं उसके पहले ये मैक्सिमम उसका पीक अटेंड हो जाता है। ठीक है।
एक बार मेंस्ट्रुएशन जब चालू होता है उसके बाद में आपकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई डोज ओसीपिल ऐसे फीमेल को देते हो तो उनमें थोड़ा सा हाइट का जो एंड का जो पोर्शन है वो थोड़ा स्टंट हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों में हम लोग ये देखते थे, पहली चीज उनका वेट कितना है। वजन अगर ज्यादा है तो हम लोग उनको वजन कम करने पे डालते हैं। अभी हम लोग ऐसे भी लोग छोटी छोटी बच्चियां देख रहे हैं, 13-14 साल की उम्र में 65-70 केजी वेट हुए उनके। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उनको थोड़ा सा डाइटिशियन की सलाह से कार्ब रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, वेट रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लेडी में हम लोग ये देखते हैं कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार साइकिल्स आए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें हर महीने पीरियड आने चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है। अगर आप 100 लेडी लेते हो तो हर के साइकिल हर महीने में नहीं आते हैं। हर एक का नेचर अलग है, हर एक का शरीर अलग है। तो एटलीस्ट 3 महीने में एक बार साइकिल्स आए, इसके लिए हम लोग उनको दवाइयां देते हैं। उनको कंटिन्यूअसली ये उम्र में देने की जरूरत नहीं है। उनमें हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वाह, ये तो मेरे लिए एज अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत बड़ा मिथ टूट गया कि हर महीने साइकिल्स आने चाहिए। वाह, दैट इज फैंटेस्टिक। एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिव कि आप बार बार एक ही पॉइंट को बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रादर देन दवाइयाँ चिपकाना। ये एक अपने यस आप यस में बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट, यस वेरी राइट। नाइस। और ये इकोस्प्रिन का क्या रोल है 75 मिलीग्राम का? पॉलीसिस्टिक ओवरी में उसका कुछ भी रोल नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में आपको इकोस्प्रिन नहीं लेना है। इकोस्प्रिन का रोल है आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो जब। ठीक है। तो अगर आपकी उम्र 35 प्लस है, अगर आपके पहले प्रेगनेंसी में आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया था, अगर आपको कुछ मेडिकल रीनल डिसीज है, आपको कुछ किडनी से रिलेटेड बीमारी है, या आप कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है जैसे कि एसएलई हो गया, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अगर आपको ये है, आपके प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपका बच्चा गुजर गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इकोस्प्रिन का टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। वो आपका खून पतला रखने में मदद करता है। और ऐसे कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी में मिसहैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दीज आर ओनली वैलिड इंडिकेशन। इकोस्प्रिन राइट एंड लेफ्ट हम लोग हर एक को लिख रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, थैंक यू थैंक यू। कोई किसी ने पूछा है प्रोटीन पाउडर का क्या। मेरे एक विनंती है कि अगर डॉक्टर्स जो हैं वो खुद अलग से आपसे बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है ये जो फोरम है ना, ये सामान्य इंसान के लिए क्या हो रहा है, ये पूरा डॉक्टर फोरम बन गया। सारे नहीं क्वेश्चंस नहीं मेडिकल वाले बन गए। तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे पता नहीं पेशेंट्स हैं कि नहीं, मुझे यहाँ या जो सामान्य इंसान है जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज पूछिए। खैर अभी एड्रेस तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अभी डॉक्टर इरफान सर का कॉल है शायद। हाँ बोलिए, हाँ, नहीं। एक मिनट। तो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन का कुछ रोल नहीं है पॉलीसिस्टिक ओवरी में। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ इरफान जी, पूछिए आपका सवाल। हाँ, सवाल ये था मेरा सर कि जैसा 16 के एज में अगर पीसीओडी का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको मेडिकल सप्लीमेंट्स देना चाहिए या नहीं चाहिए? 15-16 में अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मंथ में अगर 2 मंथ मीन्स आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ये उम्र में हो, 12 से 18 साल की उम्र में, तो ऐसे कंडीशन में आपका एचपीओ एक्सिस मैच्योर नहीं रहता है। मतलब जो ब्रेन कंट्रोल करता है पूरा शरीर, ये जो एक्सिस रहता है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो ये मैच्योर नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे कुछ लेडी में मैच्योर होता है। तो इसके लिए ऐसे लेडी में आगे जाके साइकिल्स रेगुलर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर महीने साइकिल्स आना ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। ऐसे कंडीशन में 3 महीने में एक बार साइकिल्स आए तो भी दैट इज इनफ। अगर नहीं आते तो आपने उनको हार्मोनल टैबलेट देना है। आप उनको ओसीपिल दे सकते हो 5 डेज, या आप प्रोजेस्टेरोन दे सकते हो, मेटपरेट या डेविरी करके एक टैबलेट आता है, वो 5 डेज आप दे सकते हो। 3 महीने में एक बार साइकिल इनको आना चाहिए बस। हर महीने इनको टैबलेट से बम्बार्ड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये लेडी में अगर पॉसिटिव देते हो तो ये सोशली भी एक्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज एवरीबडी नोस की ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। मतलब क्या कि ये बच्चा नहीं होने देगी बाबा टैबलेट। तो पेरेंट्स के मन में बहुत बड़ी शंका होती है कि इसकी तो अभी शादी भी नहीं हो और आपको डॉक्टर इसको ओसी पिल खिला रहे हो।
तो ये इट बिकम्स सोशली सोशल हिंड्रेंस वाला चीज बन जाता है। तो अगर आप ओसीपीज देते, ओसीपीज किस में प्रेफर करनी चाहिए? जिनके शरीर पे बहुत ज्यादा एक्ने बने हैं, ठीक है, पिंपल्स आ गए हैं बहुत ज्यादा, जिनमें बहुत ज्यादा चेहरे पे ऑयल ज्यादा छिड़क रहा है, ज्यादा उनको हिरसुटिज्म हो रहा है, बाल आ रहे हैं ज्यादा। तो ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट कोर्स ऑफ ओसीपिल दे दो, 3 से 6 महीने का। अदरवाइज ब्लैंकेट सबको ओसीपिल में मत डालो। सेकेंड चीज, मेटफॉर्मिन आप दे सकते हो, लेकिन दूसरी चीज मेटफॉर्मिन, जैसे मैंने बताया, मेटफॉर्मिन इज प्रिस्क्राइब्ड इन डायबिटीज। तो अगेन इट इज वेरी लेस टेकन बाय सच टेंडर एज पीपल, कि वो पेरेंट्स बोलेंगे कि डॉक्टर आपने मेरी बेटी को तो डायबिटीज की दवा खिला दी। तो ऐसे कंडीशन में, ये बहुत यंग लोग रहते हैं, इनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज नहीं रहते हैं, ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन लाइफस्टाइल। सर उस जो टैबलेट देना है उसके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या सर? कम एज में, जैसा 16-15 के एज में, अगर उसको वो जो टैबलेट्स देना है तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या सर? नहीं सर, अभी वट एवर वी आर यूजिंग दीज आर वेरी लो डोज ओसीपिल्स। अभी ओसीपिल में 3-4 कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं। पहले जो पुराने जमाने में आते थे वो थे बहुत हाई डोज ओसीपिल। इसमें उस एस्ट्रोजन की मात्रा जो रहती थी वो मोर देन 50 माइक्रोग्राम रहती थी डेली। तभी उसके बाद में आ गए लो डोज ओसीपिल उसमें 30 मिलीग्राम तक, 20 मिलीग्राम तक मात्रा है। और अभी उसके भी नीचे चले गए हम लोग, उसको बोलते हैं अल्ट्रा लो डोज ओसीपिल, इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा 15 से भी कम है। तो अगर ऐसी गोली आप इनको लाइफ लॉन्ग भी खिलाओगे तो उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। 5 से 10 साल तक ये गोलियां दे सकते हैं हम लोग, दे आर टोटली सेफ। सर जैसे आप बता रहे कि 3 मंथ तक अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर 1 मंथ में 2 मरतब अगर हुआ तो हाँ उसके क्या तो प्रॉब्लम ऐसे, है? हाँ तो इसमें अगर होता है तो ऐसे कंडीशन में जनरली उनको सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया होता है। मतलब उनके जो थैली का जो अस्तर है उसका काम बिगड़ा हुआ रहता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उनको प्रोजेस्टेरॉन करके एक दवा आती है उस पे डालते हैं, और उनको वजन कम करने को बोलते हैं। ऐसे लेडी में हमें कोमॉर्बिडिटी देखने पड़ते हैं। जनरली इसके साथ हाइपोथायराइडिज्म निकलता है, यहाँ पे थायराइड करके ग्रंथि आती है, उसका अगर काम खराब हुआ तो भी अचानक वजन बढ़ना, अचानक पीरियड इरेगुलर होना, आगे पीछे होना, ऐसी चीजें होती है। तो ऐसे लेडी में थायराइड हार्मोन का टेस्ट करना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, मैं मुतमईन हो गया आपके जवाब से। और आपका ओरल जो क्लास 1 घंटे से चढ़ा है, यानी इसका मतलब ये है सर कि ओबिसिटी भी इसका बहुत बड़ा रीजन है, और लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रीजन है, और हमारा खान पान भी उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है। यानी हमारी लाइफस्टाइल भी सही होना चाहिए आपके टॉक के हिसाब से, प्लस हम एक न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और एक अच्छा खाना और एक अच्छी लाइफस्टाइल होके हम आइडियल वेट पे रहना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इरफान सर। और किसी को पूछना है? हेयर पीसीओडी पीसीओएस में बढ़ गए तो क्या करना, इसका ऑलरेडी जवाब दिया है सर ने। यस। और कुछ सवाल है क्या, देखो। What is the reason for continuous vomiting in the first 3 days of period? ये होना नॉर्मल नहीं है। अगर आपको इतने सिम्टम है तो आपने आपकी आपकी गायनिकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले आपके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव ऐसे होते हैं, कुछ लेडी उसको बहुत ज्यादा ससेप्टिबल रहते हैं। ठीक है, जो हार्मोनल उतार चढ़ाव होते हैं। तो भी लेडी में जो मूड स्विंग्स होते हैं या बहुत सारी चीजें होती है शरीर में, उनके काफी हार्मोन्स उतार चढ़ाव में रहते हैं। जब ये हार्मोन्स बढ़ते हैं तो आपका अंडा बनेगा, और जब ये हार्मोन ड्रॉप होंगे तो आपको पीरियड्स आएंगे। तो ये हर महीने चलते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये चलेगा चलेगा। तो आपकी बॉडी जो रहती है वो संवेदनशील रहती है, कोई कोई लेडीज की वो हार्मोनल बदलाव को झेल नहीं पाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम लोग कुछ दवाइयां देते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको देंगे, उनको प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां बोलते हैं। ये आपको मेंसेस के पहले चालू कर देना है, पहले 14 दिन। ठीक है। फिर ये दवाइयां लेने के बाद में आपके ये सिम्टम काफी कम हो जाएंगे। ऐसे लेडी ने थोड़ा सा अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेंसेस जो रहेंगे ना, वो आपका, ये आपका आईना है। मेंसेस सिर्फ मुझे आपका
रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं बताएगा, वो मुझे आपका ओवरऑल हेल्थ बताएगा। मेंसेस आपके ओवरऑल हेल्थ का आईना है। तो ये आईना अगर आपको कुछ चीज बता रहा है तो आपके ओवरऑल हेल्थ में कुछ अड़चन है। स्पेशली जो लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, और जो लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, फिजिकली बिल्कुल एक्टिव नहीं है, इनमें ये चीजें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एज अ फादर पूछना चाहता हूँ कि अ, अ, मेरी बेटियों को कभी कभी बहुत सिवियर पेन होता है फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ साइकिल। तो प्रदीप, क्या ये नॉर्मल है या इसका कोई दवाई देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? और ये अगर हो रहा है तो ये मतलब डरने वाली कोई बात है क्या? तो पीरियड में सीवियर पेन होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ओके। ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि कुछ कुछ, स्पेशली अगर यंग एज में ये हो रहा है, तो कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कभी कभार दो यूटेरस रहते हैं, कभी कभार वन यूटरस डजंट कम्युनिकेट टू द वजाइना, तो उनमें ब्लड कलेक्शन बन जाता है वहां पे। और फिर ऐसे लेडी में, ऐसे फीमेल्स में बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है। तो इसमें एक बेसिक चीज आपने करनी है, वो है सोनोग्राफी। ओके। तो ओके, मैं पीरियड समझ। में पेन होना नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब जान निकालने वाला पेन नहीं होना चाहिए। द पेन हैज टू बी बियरेबल वन। ठीक राइट। है। तो ये एज की अगर कोई भी लेडी अपने पास आती है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू हर स्क्रीनिंग सोनोग्राफी विथ फुल ब्लैडर। ओके। तो ओके। पेशाब रख के आपको जाना है और सोनोग्राफी करनी है। अभी उसमें दो चीजें होंगी, एक कुछ तो भी प्रॉब्लम निकल सकता है, दो विच कैन बी करेक्टेड। सेकेंड थिंग, अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया या फंक्शनल डिस्मेनोरिया। ओके। अभी हर लेडी को नेचर ने प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम द पेन। अभी शरीर में कोई भी पेशी मर जाती है तो वहां पे पेन बनता है। ठीक है। तो जब लेडी को मेंसेस आते हैं, जब वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो मर जाती है और वो शरीर के बाहर फेंक दी जाती है। अभी शरीर में कोई भी चीज अगर मर जाएगी तो बहुत पेन होगा। समझो अगर किसी को पीप हो गया, किसी को फिंगर को कट हो गया, तो क्या होगा? बहुत पेन होगा। लेकिन लेडी को नेचर ने प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है कि लेडी के शरीर में बहुत ज्यादा ऐसे घटक तत्व बनते हैं जो नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन कुछ लेडी में इसका अभाव होता है, उनमें वो नहीं बनते, तो उसमें हमें कुछ एक्सटर्नल पेन किलर देने पड़ सकते हैं। अभी दूसरी जो बीमारी का एक इपिडेमिक या पैंडेमिक अभी आ रहा है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। हाँ। अभी ये बीमारी ये है कि इसमें क्या होता है कि जो यूटेराइन लाइनिंग है, वो नॉर्मली वजाइना की जगह से बाहर निकलना चाहिए, फ्लो शरीर के बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। ये जो फ्लो है वो शरीर में चले जाता है वापस पेट में। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मेंसेस। हाँ। हाँ। तो ये रेट्रोग्रेड मेंसेस होना भी एक कॉमन रीजन है जिससे आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द होगा। और ऐसे फीमेल्स में आगे जाके ये बीमारी बहुत बढ़ सकती है। एंड एंडोमेट्रियोसिस ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये कैंसर से कम भी नहीं है। ओके। इट बिहेव्स लाइक अ मैलिग्नेंसी। गॉट। ठीक है। तो अगर ये हम लोग उसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं तो ये एंडोमेट्रियोसिस की जो बीमारी है वो धीरे धीरे अपने शरीर में फैलने लगती है। टॉयलेट की जगह में फैलती है, पेशाब की नली में फैलती है, और फिर आगे जाके उसकी अड़चने आती हैं। तो अगर यंग फीमेल्स में अगर पेट दर्द है तो बेसिक आपको सोनोग्राफी उनकी करवा लेनी है। अगर उनको ज्यादा पेन हो रहा है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें डाइनोजेस्ट करके एक दवा आती है, वो कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग इनको दे सकते हैं। 3 to 5 years दे आर वेरी सेफ। और उसमें दो चीजें होंगी, इनका पेन स्कोर काफी कम हो जाएगा, 80% पेन रिडक्शन होता है 80% तक। और दूसरी चीज, ये डिसीज का प्रोग्रेशन रुक जाता है। तीसरी चीज, आगे जाके ये जो बीमारी जो बढ़ने वाली वो नहीं बढ़ती है। तो ऐसे लेडीज में हम लोग, ऐसे फीमेल्स में लिबरली हम लोग ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डाइनोजस करके दवा आती है। राइट। वेरी 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 नाइस एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ना जैसे अभी मैं एक डॉक्टर परिवार से हूँ तो बहुत सिंपल हो गया कि अच्छा एक मायोस्पासफोर्ड दे दिया, साइक्लोपाम नो दे नो। दिया। तो आज मुझे समझा नहीं। कि बाप रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो अभी तो जस्ट यंगर डॉटर का वो शुरू हुआ है। तो आई थिंक टाइम हो गया इंटरवीन करने का। नेक्स्ट टाइम अगर जैसे ही आता है तो आई कैन जस्ट गो एंड गेट अ सोनोग्राफी डन एंड टॉक टू यू अबाउट।
आपको पीरियड्स आने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनिंग सोनोग्राफी कभी भी कर कभी सकते भी हैं। कर सकते, ओके ओके, सिर्फ हाँ, थैंक यू। सिर्फ आपको फुल ब्लैडर जाना है, दैट विल गिव मच मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक यू। यस डॉक्टर एंड साहब बोलिए, नबी सर। Yeah, good afternoon, sir. नमस्ते। यस Sir, सर। actually, post so many I'm hearing sir so many post menopausal women के अंदर बाद में ब्लीडिंग हो रहा है सर, एक्चुअली कुछ लोगों के अंदर। सो कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहा है कि प्रोजेस्टेरोन का ट्रीटमेंट थेरेपी रेकमेंड कर रहा है। हाउ लॉन्ग इसमें उसकी इफेक्ट कैसा रहता है सर? लॉन्ग टाइम लिया तो कितना टाइम ले सकता है वो प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट? अगेन दिस टॉपिक गोज इन अ कंटिन्यूम विद आवर टॉपिक, ठीक है। अभी ओके सर। हम लोग इंडिया में जो है अभी वी आर फेसिंग टू एक्सट्रीम्स, वन इज माल न्यूट्रिशन, वन वन अदर वन इज ज्यादा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये जो लेडी जो है, जो ज्यादा ओबीज है, उनमें आगे जाके दो बीमारियां होंगी, एक हाइपरटेंशन, दूसरा डायबिटीज। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैंसर ट्राइड, ठीक है। ट्राइड ऑफ थ्री थिंग्स। जो लेडी ने खुद के शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया है, जिनके साइकिल्स इरेगुलर है, फिर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं उनके मेनोपॉज तक। 52 साल 53 साल में जनरली इंडिया में मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद में 2-3 साल बाद इनको ब्लीडिंग होना चालू होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर ये लेडी में आपको मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रहा है, ओबीज लेडी, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, so this is a carcinoma endometrium. So don't treat such lady with progesterone, ठीक है। तो कोई भी लेडी में अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है, मतलब 1 साल आपके पीरियड रुक गए और आपको वापस अभी ब्लीडिंग हो रहा है, तो दिस इज द अलार्मिंग साइन ऑफ कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इन ऑल सच केसेस यू शुड डू हर you should do a sonography, preferably internal sonography, which is called as transvaginal sonography, because ये लेडी इतनी ओबीज होते हैं, तो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी बहुत सारी चीजें नहीं ढूंढ पाती है। तो इंटरनल सोनोग्राफी में बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। और अभी हम लोग पहले कैंसर था हमारे इंडिया में लेडी में, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता था। अभी हम लोग थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, लाइफ स्टाइल अभी थोड़ा सा सुधर गया है, हेल्दी हैबिट्स हम लोग अपनाने लगे हैं, तो अभी कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अभी दो टाइप के कैंसर इंडिया में बढ़ रहे हैं, वन इज ब्रेस्ट कैंसर एंड सेकेंड एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसर, अभी एंडोमेट्रियल कैंसर तो बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, ब्रेस्ट तो पहले से ही था, लेकिन अभी एंडोमेट्रियम बढ़ रहा है। क्यों? गलत लाइफस्टाइल की वजह से। तो अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है तो इट कैन टेक यू टू कैंसर टू, ओके ठीक है। ओके। तो तो पोस्ट इंटरनल मेनोपॉजल ब्लीडिंग में आपने प्रोजेस्टेरॉन नहीं देना है टिल द पॉइंट इन टाइम यू हैव अ बायोप्सी ऑफ एंडोमेट्रियम। जब तक आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं करते हो, आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। ओके ओके सर, ओके, थैंक अभी यू मेरी थैंक सबसे यू विनंती है थैंक यू। कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रदीप सर का मैंने फोन नंबर पेस्ट किया है हमारे चैट पे, तो वो प्लीज देख लीजिएगा। और जो भी आगे क्वेश्चंस हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप फोन करेंगे और प्रदीप सर तुरंत उठा लेंगे, पर उनके असिस्टेंट को आपका नाम बताएं या व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड आई हैव नोन माय फ्रेंड प्रदीप, सर विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ फ्यू आवर्स टाइम। उनके असिस्टेंट या कोई आपसे संवाद करेंगे ताकि ये कॉन्वर्सेशन आप आगे लेके जाएं। सो ऑन बिहाफ ऑफ लाइफ फाउंडेशन एनजीओ एंड रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद वेस्ट, मैं प्रदीप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना एनलाइटनिंग सेशन दिया उन्होंने। और जल्दी हम आपको और तंग करेंगे एक और सेशन के लिए। एंड ये रिकॉर्डिंग आज हमें मिल जाएगी आज शाम तक, और ये रिकॉर्डिंग हम जितने लोगों तक हो सके पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको ये रिकॉर्डिंग लाइफ फाउंडेशन एनजीओ औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, उसका भी लिंक हम आपको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच प्रदीप। Maitre, is there something that you want to say? Or Shashi, is there anything you want to say? Yeah, this is on behalf of Rotary Club of West. This was really very informative, Dr. Pradeep. Thank you so much for answering such genuine and everyday questions. Really, thank you for this session.
Yeah. Thank you very much, Karthik and Life Foundation and Rotary for giving me this opportunity. Yeah. See, life is very simple. हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट किया है उसको। और वो कॉम्प्लिकेट करते 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 अभी हम लोग उसका हेल्थ इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो अगर ये टॉक में आपने देखा रहेगा तो मैंने कम से कम 100 बार ये अटर किया रहेगा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो दिस इज डे टू डे है। आप जितना उससे दूर भागोगे उतनी बीमारी आपके पास जल्दी दौड़ती दौड़ती आएंगी। तो हमें लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। एंड कार्तिक इज बिग ब्रदर टू मी। ही इज माय मेंटर, ही इज माय गाइड, ही इज माय सीएलपी कोच। And thank you, Karthik, for everything you have done and everything you are doing for people. It is not at all easy to give 100% each and every time to each and every cause. ठीक है। So Karthik being a guiding light for me, he is always there and वो है ना एकदम कमिटेड है दूसरों की लाइफ के लिए। ऑर्गेनाइज करते हैं बी इट लाइफ फाउंडेशन, बी इट उनका जो टोबैको का चलता है एनजीओ, वो और लाइफ में भी। यू आर अमेजिंग पर्सन कार्तिक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। Thank you so much. Thank you for your kind words, Pradeep. God bless you. God bless you. Today's session was just fantastic, and I'm sure कि जब ये recording जाएगा पूरे दुनिया में, so everybody will be benefited. And thank you so much कि मेरे request को मान दे के आपने इसको हिंदी में किया. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone जिन्होंने participate किया, especially all the doctors. Thank you so much. Thank you. Thank you, Karthik.